आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतर रहे हैं जो शायद हमारी जिंदगी देखने का नजरिया ही बदल दे। इसका नाम है ईगो इज द एनिमी। मतलब हमारा अहम ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। सही बात है। हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, पर क्या हो अगर हमारी सबसे बड़ी रुकावट कोई और नहीं बल्कि हम खुद हों? हमारा अपना मैं। हाँ, हमारी अपनी सेल्फ इम्पोर्टेंस की फीलिंग। और ये दुश्मन सिर्फ तब हमला नहीं करता जब हम बहुत घमंडी हो जाते हैं। ये बहुत शातिर है। अच्छा। ये हर मोड़ पर हमारे साथ होता है। जब हम कुछ पाने की कोशिश कर रहे होते हैं तब ये हमें इम्पेशेंट बनाता है। जब हम सफल हो जाते हैं तब ये हमें अंधा कर देता है, और जब हम नाकाम होते हैं तो ये हमें कड़वाहट से भर देता है। तो ये किताब जिंदगी को इन्हीं 3 स्टेजेस में देखती है, एस्पिरेशन, सक्सेस और फेलियर। बिल्कुल। और हम देखेंगे कि इन तीनों स्टेजेस में ईगो एक विलन की तरह कैसे काम करता है। और इसकी शुरुआत खुद लेखक रायन हॉलिडे अपनी कहानी से करते हैं। हाँ, बहुत कम उम्र में उन्हें जबरदस्त सफलता मिली। बड़ी कंपनी में डायरेक्टर बन गए, उनकी किताब बेस्ट सेलर हो गई। लेकिन वो बताते हैं कि अपनी सफलता की कहानी सुनाते वक्त हम अक्सर मुश्किलों को, गलतियों को और अपनी किस्मत को भूल जाते हैं। हम सिर्फ अपनी हाईलाइट रील दिखाते हैं। एग्जैक्टली। और यहीं से ईगो को ताकत मिली शुरू हो जाती है। तो चलिए इस दुश्मन को और करीब से जानते हैं। हाँ, एस्पिरेशन के स्टेज से शुरू करते हैं, जब हम कुछ बनने की चाह रखते हैं। इस स्टेज पर ईगो का सबसे आम रूप क्या है? बड़ी बड़ी बातें करना, काम करने से ज्यादा काम के बारे में बात करना, सबको बताना कि हम क्या करने वाले हैं। हाँ। लेकिन ये किताब हमें ठीक इसका उल्टा करने को कहती है। इसमें एक अमेरिकी जनरल विलियम टिकमसे शर्मन की कहानी है। सिविल वॉर के दौरान। हाँ, उन्हें एक बड़ी प्रमोशन दी जा रही थी, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन उन्होंने उसे लेने से मना कर दिया। सोचिए जरा, उन्होंने मना कर दिया। क्यों? वजह? उन्होंने साफ कहा, मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ, मुझ में अभी वो काबिलियत नहीं है। आज की दुनिया में तो ये सुनना लगभग नामुमकिन है। बिल्कुल, जहाँ हर कोई ऊपर भाग रहा है, पर उन्होंने सीखने को, तैयार होने को पदवी से ज्यादा जरूरी समझा। ये मुझे उस सवाल पर लाता है जो किताब पूछती है कि आप जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं? टू बी और टू डू। हाँ, ये आज के दौर में और भी जरूरी सवाल है, जहां सोशल मीडिया पर समबड़ी दिखना बहुत आसान हो गया है। बिल्कुल सही पकड़ा है। एक फाइटर पायलट ट्रेनर थे, जॉन बॉयड। अच्छा। वो अपने स्टूडेंट्स को हमेशा एक चौराहे पर खड़ा करते थे। वो कहते थे, तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं। एक समबड़ी बनने का। हाँ, एक है समबडी बनने का। तुम बड़े अफसर बन सकते हो, तुम्हें अच्छे असाइनमेंट्स मिलेंगे, लोग तुम्हें जानेंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें समझौते करने पड़ेंगे। सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ेगा। शायद अपनी आत्मा का एक हिस्सा बेचना पड़े। और दूसरा रास्ता था समथिंग करने का। इस रास्ते पर हो सकता है तुम्हें वो पहचान ना मिले, शायद तुम्हारे बॉस तुमसे खुश ना रहें, लेकिन तुम अपने काम से अपने देश के लिए कुछ ऐसा कर जाओगे जो मायने रखता है। So what will it be? To be or to do? ये चुनाव ही हमारे सफर की नींव लगता है। और यहीं पर पैशन और पर्पस का फर्क भी समझ आता है। हमें हमेशा कहा जाता है कि पैशनेट बनो। हाँ, फॉलो योर पैशन। पर यह किताब कहती है कि पैशन खतरनाक हो सकता है। पैशन मैं के बारे में है, मैं ये करना चाहता हूँ। जबकि पर्पस किसी बड़ी चीज के लिए होता है, मुझे ये करना ही है, चाहे मुझे अच्छा लगे या ना लगे। बिल्कुल। पर्पस हमें स्टूडेंट बनाए रखता है। और स्टूडेंट बने रहने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है जो किताब में बताया गया है। फ्रैंक शैमरॉक वाला। हाँ, उनका प्लस माइनस इक्वल सिस्टम। प्लस माइनस इक्वल, ये क्या है? बहुत सिंपल है। वो कहते थे, हमेशा अपनी जिंदगी में एक ऐसा इंसान रखो जो आपसे बेहतर हो, जिससे आप सीख सको। ये हुआ प्लस। हाँ, एक ऐसा इंसान रखो जो आपसे कम जानता हो, जिसे आप सिखा सको, क्योंकि सिखाने से हम खुद बेहतर सीखते हैं। ये है माइनस। और एक ऐसा इंसान रखो जो आपके बराबर का हो, जिसके साथ आप compete कर सको, जो आपको चैलेंज करे। ये है इक्वल। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या असल जिंदगी में हम अपनी ईगो को इतनी आसानी से काबू कर पाते हैं? मुश्किल तो है। किसी को प्लस मानना यानी खुद को छोटा मानना, ये तो ईगो के लिए सबसे मुश्किल काम है। और यही तो असली लड़ाई है। ये मानना कि मुझे सब कुछ नहीं पता, यही ईगो को हराने का पहला कदम है। ये सिस्टम हमें जमीन पर रखता है। हाँ, और कभी कभी एक बड़े मकसद के लिए अपने ईगो को पूरी तरह दबाना पड़ता है।
जैसे जैकी रॉबिन्सन ने किया। हाँ, वो पहले ब्लैक बेसबॉल प्लेयर थे। उन्हें टीम में सिर्फ एक शर्त पर लिया गया था कि जब लोग उन पर नस्ल भेदी टिप्पणियां करेंगे, उन्हें गालियां देंगे, तो वो पलटकर जवाब नहीं देंगे। उन्हें चुपचाप सब सहना होगा। बिल्कुल। सोचिए ये कितना मुश्किल रहा होगा। उनका आत्मसम्मान, उनका गुस्सा, उनका ईगो सब कह रहा होगा कि जवाब दो। लेकिन उनका पर्पस बड़ा था। उनका मकसद सिर्फ एक मैच खेलना नहीं था, बल्कि लाखों लोगों के लिए दरवाजे खोलना था। उस बड़े मकसद के लिए उन्होंने अपने ईगो को काबू में रखा। तो ये तो हुई शुरुआत की बात, लेकिन जो लोग इस जाल से बचकर सबल हो भी जाते हैं, उनके लिए असली परीक्षा शायद तब शुरू होती है जब ईगो को सबसे ज्यादा खुराक मिलती है, जब दुनिया आपकी तारीफ कर रही हो। हाँ, सफलता का स्टेज ये सबसे खतरनाक है। मशहूर बास्केटबॉल कोच पैट राइली इसे डिजीज ऑफ मी कहते हैं। मैं की बीमारी? ज्यादा बॉल मिलनी चाहिए, मेरा नाम ज्यादा होना चाहिए, मुझे ज्यादा पैसे मिलने चाहिए, मैं टीम से बड़ा हो गया और टीम बिखरने लगी। ये मैं की बीमारी तो हर जगह दिखती है, कॉर्पोरेट दुनिया से लेकर पॉलिटिक्स तक। इसका सबसे बड़ा उदाहरण शायद हावर्ड ह्यूज थे। वो तो एक जीनियस थे। जीनियस से भी बढ़कर, कमाल के पायलट, हॉलीवुड के सबसे बड़े फिल्म मेकर, अरबपति इन्वेंटर। उन्होंने जो चाहा वो हासिल किया। लेकिन उनका ईगो भी आसमान छूता था। उन्हें लगता था कि वो हर चीज में सबसे बेहतर है। वो किसी की नहीं सुनते थे। और इसका अंजाम क्या हुआ? अंजाम बहुत दुखद था। वो हर चीज को कंट्रोल करना चाहते थे, हर किसी पर शक करते थे। धीरे धीरे वो लोगों से कटते गए और अपनी ही बनाई हुई दुनिया में एक अकेले कैदी बनकर रह गए। ये कहानी हमें चेतावनी देती है कि काबिलियत, टैलेंट, वो भी ईगो के सामने हार जाता है। बिल्कुल। इसकी तुलना में चंगेज खान की कहानी बिल्कुल अलग है। हम उन्हें एक क्रूर शासक के रूप में जानते हैं, लेकिन ये किताब उनका एक अलग पहलू दिखाती है कि वो जिंदगी भर एक स्टूडेंट बना रहा। बिल्कुल। उसका साम्राज्य इसलिए इतना बड़ा और सफल हुआ क्योंकि वो जिन देशों और संस्कृतियों को जीतता था, उनसे हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता था। उसने चीन से इंजीनियरिंग सीखी, पर्शिया से प्रशासन चलाना सीखा। उसने हमेशा अपने से बेहतर और होशियार लोगों को अपने साथ रखा। सफलता ने उसके सीखने की भूख को खत्म नहीं किया, बल्कि और बढ़ा दिया। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या हम चंगेज खान जैसे क्रूर शासक से सीखने की बात कर रहे हैं? कहीं उसके किरदार को ग्लोरीफाई करना तो नहीं हुआ? बहुत जरूरी सवाल है ये। किताब का मकसद चंगेज खान को हीरो बनाना बिल्कुल नहीं है। तो फिर पॉइंट क्या है? मकसद सिर्फ उस एक गुण को हाईलाइट करना है, अ परपेचुअल स्टूडेंट। ये दिखाना कि अगर इतना घमंडी और ताकतवर इंसान भी सीखने के लिए तैयार रह सकता है, तो हम और आप क्यों नहीं? समझ गया। ये एक सिद्धांत है, व्यक्ति की पूजा नहीं। एग्जैक्टली। और शायद सफलता को संभालने का एक और तरीका है जो फुटबॉल कोच बिल वॉल्श की कहानी में मिलता है। हाँ, सैन फ्रांसिस्को 49ers के कोच। उन्होंने एक हारी हुई टीम को सुपर बोल चैंपियन बना दिया। हाँ, और उनका तरीका बहुत दिलचस्प था। जब उन्होंने टीम को ज्वाइन किया तो उन्होंने कोई बड़ा भाषण नहीं दिया, कोई बड़े वादे नहीं किए। तो उन्होंने किया क्या? उन्होंने बस एक स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस बनाया, यानी हम हर छोटी से छोटी चीज को सही तरीके से करेंगे। छोटी छोटी चीजें मतलब खिलाड़ी प्रैक्टिस के दौरान जमीन पर बैठेंगे नहीं, कोच ऑफिस में टाई पहनेंगे, लॉकर रूम बिल्कुल साफ रहेगा। यहाँ तक कि फोन का जवाब कैसे देना है, इसकी भी स्क्रिप्ट थी। हाँ, उनका मानना था स्कोर टेक्स केयर ऑफ इटसेल्फ। अगर आप छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं तो स्कोर अपना ध्यान खुद रख लेता है। उन्होंने ईगो को पूरी इक्वेशन से ही हटा दिया। जीत या हार फोकस नहीं था, फोकस था अपने काम को एक्सीलेंस के साथ करना। तो ये स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस असल में डिजीज ऑफ मी का इलाज है। बिल्कुल। जब हर कोई प्रोसेस पर फोकस करेगा तो किसी के पास मैं के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं बचेगा। सफलता में ईगो को संभालना एक बात है, पर मुझे लगता है सबसे खतरनाक ईगो तब होता है जब हम गिरते हैं, जब हम फेल होते हैं। हाँ, उस वक्त ये हमें पूरी तरह तोड़ सकता है ना। बिल्कुल, ये वो वक्त है जब ईगो सबसे ज्यादा जहरीला हो जाता है। वो या तो हमें कहता है कि तुम किसी लायक नहीं हो और हमें डिप्रेशन में धकेल देता है, या फिर वो हमें हर किसी पर इल्जाम लगाने पर मजबूर कर देता है। मेरी गलती नहीं थी, सिस्टम खराब है, लोगों ने मुझे धोखा दिया। दोनों ही सूरतों में हम सीखने का मौका गवा देते हैं। बिल्कुल। यहाँ किताब हमें एक चॉइस देती है ना, अलाइव टाइम और डेड टाइम, जिंदा समय या मुर्दा समय। हाँ, और ये कहानी मैल्कम एक्स की है। जब उन्हें जेल हुई थी, हाँ, वो उस वक्त को डेड टाइम की तरह बिता सकते थे, बस दिन गिनते हुए, कड़वाहट में जीते हुए। लेकिन उन्होंने उसे अलाइव टाइम बनाने का फैसला किया। उन्होंने जेल की लाइब्रेरी को अपना घर बना लिया। मैंने पढ़ा है कि उन्होंने डिक्शनरी को शुरू से अंत तक अपनी हैंडराइटिंग में कॉपी किया था। सोचिए,
ताकि उनकी वोकैबुलरी और लिखाई सुधर सके। उन्होंने इतनी किताबें पढ़ी कि उनके लिए जेल एक कॉलेज बन गया। उन्होंने एक बुरी से बुरी सिचुएशन को खुद को बनाने का एक मौका बना लिया। बिल्कुल, उन्होंने अपने हालात को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। ये है अ लाइफ टाइम। कैथरीन ग्रैहम की कहानी भी बहुत प्रेरणा देती है। हाँ, वॉशिंगटन पोस्ट वाली। उनके पति की मौत हो गई और अखबार की जिम्मेदारी अचानक उन पर आ गई। और उस वक्त किसी को उन पर भरोसा नहीं था। सबने सोचा कि वो एक अमीर घर की औरत है जिन्हें बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता। उनका अपना आत्मविश्वास भी बहुत कम था। वो बुरी तरह डरी हुई थी, लेकिन उन्होंने अपने डर को अपने ईगो पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे या मैं बेवकूफ लगूंगी। उन्होंने बस काम करना शुरू किया। सवाल पूछे, सीखा और धीरे धीरे उन्होंने उस अखबार को चलाना सीख लिया और आगे चलकर वाटरगेट जैसे स्कैंडल को उजागर करके उसे अमेरिका का सबसे सम्मानित अखबार बनाया। उन्होंने मुश्किल समय में अपने ईगो को नहीं बल्कि अपने पर्पस को चुना। सही कहा। और अंत में जब हम विफलता की बात करते हैं तो एक बहुत जरूरी सबक है, The effort is enough। कोशिश ही काफी है। ये बेलिसेरियस नाम के एक महान रोमन जर्नल की कहानी से आता है। वो अपने समय के सबसे महान जनरल थे, लेकिन जिस सम्राट के लिए वो लड़ते थे वो हमेशा उन पर शक करता था, उनसे जलता था और बार बार उन्हें अपमानित करता था। इसके बावजूद वो लड़ते रहे। हाँ, वो लड़ते रहे। उन्हें कभी वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे, लेकिन बेलिसेरियस ने कभी शिकायत नहीं की। क्यों? उनके लिए अपना काम और अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करना ही सबसे बड़ा इनाम था। उन्हें बाहरी तारीफ या सम्मान की परवाह नहीं थी। उनका स्कोर कार्ड अंदरूनी था। हाँ, वो जानते थे कि उन्होंने अपना बेस्ट दिया और उनके लिए बस वही काफी था। तो इस किताब का पूरा सफर हमें यही सिखाता है कि ईगो से लड़ाई एक दिन की नहीं है, ये रोज की है। ये कोई मंजिल नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। जैसे एक दार्शनिक ने कहा था, ये फर्श पर झाड़ू लगाने जैसा है। सिर्फ एक बार झाड़ू लगाने से काम नहीं चलता। बिल्कुल। धूल हर रोज वापस आती है। बिल्कुल। और अगर हम ये झाड़ू नहीं लगाते तो इसका अंजाम सिर्फ बड़ी बर्बादी या हॉवर्ड ह्यूज जैसी तबाही नहीं होता। कभी कभी इसकी सजा इससे भी बदतर होती है। वो क्या? सजा ये होती है कि हम एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जो अंदर से खोखला, अकेला और हमेशा डरा हुआ रहता है। वो हमेशा भागता रहता है वैलिडेशन के लिए, तारीफ के लिए। उसे कभी शांति नहीं मिलती। और यहीं पर हमें इस चर्चा का सबसे बड़ा सबक मिलता है, सफलता को देखने का एक नया नजरिया, जो महान बास्केटबॉल कोच जॉन वुडन ने दिया था। ये इस किताब का सार है। हाँ, वो कहते थे, सफलता मन की शांति है, जो इस आत्मसंतुष्टि का सीधा परिणाम है कि आपने वो बनने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है जिसके आप बनने में सक्षम हैं। इसमें कहीं भी जीत, पैसा या शोहरत का जिक्र नहीं है, सिर्फ मन की शांति और ये जानना कि आपने अपनी पूरी कोशिश की। तो अंत में सोचने के लिए सवाल ये है, हम अपनी जिंदगी का हिसाब किस स्कोर कार्ड पर रख रहे हैं? क्या हम दुनिया के स्कोर कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें शोहरत, पैसा और पद ही सब कुछ है, या फिर हम अपना एक अंदरूनी स्कोर कार्ड बना रहे हैं जो हमारी कोशिश, हमारी सीख और हमारे चरित्र पर आधारित है? शायद यही चुनाव तय करेगा कि हम जिंदगी भर ईगो के गुलाम बन के भागते रहते हैं या उसके मालिक बनकर सुकून से जीते हैं।